नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल त्रिपाठी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 45 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 71,000 युवा आवेदकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त लोगों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम की भी हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में गुजरात के पोरबंदर और खेड़ा में किया चुनाव प्रचार। कहा, भाजपा के सुशासन और विकास के प्रति जन विश्वास के चलते पार्टी की जीत है सुनिश्चित। काशी तमिल संगमम के दक्षिण भारतीय प्रतिभागियों का अयोध्या पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। प्रतिभागियों ने कहा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को समागम से मिलेगी मजबूती। और इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से 162 लोगों की हुई मृत्यु। 13,000 से अधिक लोग हुए विस्थापित। इमारतों के मलबे में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के प्रयास है जारी। और उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में सर्द हवाएं चलने और बर्फबारी के चलते प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड ने अपने तेवर किए तीखे। सवेरे और शाम कोहरा और ठंडी हवाओं से जनजीवन हुआ प्रभावित। दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां देश के 45 स्थानों पर सौंपी जाएंगी। पहले भर्ती किए गए पदों की श्रेणियों के अलावा शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी तथा पैरामेडिकल पदों पर ही भर्ती की जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बड़ी संख्या में पदों की भर्ती की जा रही है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी आज शुभारंभ करेंगे। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल में नैतिकता और अखंडता, मानव संसाधन नीतियां तथा अन्य लाभ और भत्ते शामिल होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इससे पहले रोजगार मेले के तहत अक्टूबर में 75,000 से अधिक नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गुजरात के पोरबंदर और सोमनाथ की पावन धरा खेड़ा में भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार किया। एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास के पथ पर तेजी से बढ़ाया है और अपराध तथा अपराधियों पर काबू पाया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गुजरात के पोरबंदर में राष्ट्रवाद की प्रचंड लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सुशासन और विकास के प्रति अटूट जनविश्वास के चलते गुजरात चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत सुनिश्चित है। उन्होंने पोरबंदर वासियों का बड़ी संख्या में भाजपा को जन समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल से बजट पूर्व बैठकों की शुरुआत कर दी गई है। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे तथा जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया। 2023-24 के बजट बनाने में हितधारकों से सुझाव के लिए वित्त मंत्री की वर्चुअल बैठकें भी हो रही हैं। आज से वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय क्षेत्र तथा पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। 24 नवंबर को स्वास्थ्य, शिक्षा, जन और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करेंगी। सभी सुझावों पर 2023-24 के बजट पर गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। तमिल काशी संगमम में शामिल हुए दक्षिण भारतीय प्रतिनिधियों के कल अयोध्या पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अवधी नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुति उनके अयोध्या पहुंचने के पल को यादगार बना रही थी। तमिलनाडु के अतिथि भगवान राम की धराधाम पर पहुंचकर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। अपनी इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का श्रेय सरकार को देते हुए डेलीगेशन के सदस्यों ने सरकार की सराहना की।
जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि तमिल डेलीगेशन इस यात्रा से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ता और बल मिलेगा। डेलीगेशन का स्वागत स्थानीय सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और भाजपा के उच्च पदाधिकारियों के साथ ही मंडलायुक्त नवदीप रिणवा, जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने किया। जैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक त्रेतायुग में प्रभु श्री राम ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया था, एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में, वैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज पूरे देश को भारतीय संस्कृति मर्यादा के प्रतीक जो प्रभु श्री राम है, उनकी नगरी में इस डेलीगेशन को भेजा है। हम सब अयोध्यावासी उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि वहाँ यहाँ पर वह प्रभु श्री राम का दर्शन करके जाएंगे और तमिलनाडु में अपने क्षेत्र के सभी वासियों को अयोध्या के बारे में विस्तृत रूप से बताने का काम है। 12 ग्रुप्स हम लोग के अलग अलग दिनों में आएंगे तमिलनाडु से और अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे और वो अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ के कल्चर से रूबरू होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक संबंध है उसको प्रगाढ़ता मिलेगी, उसको बल मिलेगा और जो सांस्कृतिक समन्वय है उसकी एक नई मिसाल कायम होगी। और हमेशा से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो एक संबंध है, जो तत्व जो सीखे जाते हैं एक दूसरे में, जो विशेषता है उसको देख के आत्मसात करके कैसे बेहतर एक भारत का निर्माण हो सकता है सांस्कृतिक संबंध के द्वारा, वो इसका एक नींव है, इसकी कड़ी है। और इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शुरुआत की है कि इसको बेहतर तरीके से हम लोग कार्यक्रम को आयोजित करें और लोग एक दूसरे के कल्चर को, संस्कृति को समझें, उसका सम्मान करें और उस सम्मान बोध से हम लोग सब आपूरित हों, यही इसका प्रयास है। All the Muslim peoples should think first, nation first concept. All are Indians. Then only Muslim, Christian, Hinduism. All are first Indians. And also the ancestors of Muslims and Hindus were fighting in those days. But now, on behalf of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we all should be united. Hindus, Muslims, Christians should be united. Then only we can achieve our unity strength. Ek Bharat, Shestra Bharat concept lead by Modi. समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा विराम। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज हो चुका है। इफ्फी के मंच पर कई बड़े आयोजन देखने को मिल रहे हैं। भारतीय पैनोरमा फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्री ने फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। इफ्फी में इस बार भी दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज फिल्म दुनिया से जुड़े हुए लोग आए हैं, तो युवाओं से लेकर रीजनल सिनेमा पर भी खासा फोकस देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का दूसरा दिन और भारतीय पैनोरमा में चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई। इसमें 25 फीचर फिल्म और 20 नॉन फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। फीचर फिल्म कैटेगरी में कन्नड़ फिल्म हदिलेनेंतु और नॉन फीचर फिल्म में द शो मस्ट गो ऑन ओपनिंग फिल्म रही। कन्नड़ फिल्म के निदेशक पृथ्वी कोन्नानूर ने हदिलेनेंतु की ओपनिंग फिल्म बनने पर खुशी जाहिर की। कन्नड़ फिल्म के निर्देशक पृथ्वी कोन्नानूर ने हदिलेनेंतु को ओपनिंग फिल्म बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फीचर फिल्म कैटेगरी के 12 जूरी सदस्यों और नॉन फीचर फिल्म के 6 जूरी सदस्यों को सम्मानित भी किया।
This film deals with some of the issues of the teenagers of contemporary urban India. Particularly the issue of teenagers indulging in intimacy and making a video of it, and then somehow that video getting leaked on the internet. So the consequences of that, that's what the film deals with. But it just does not look at the teenagers, but looks at the whole environment surrounding the teenagers. How an incident like that can lead to a complex situation and an unimaginable legal complex situation for all the parties involved. वहीं फिल्म महोत्सव के दौरान 75 युवाओं को क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुना गया। 18 से 35 वर्ष के बीच के आयु के ये प्रतिभाशाली युवा 50 घंटे के अंदर शॉर्ट फिल्मों का निर्माण करेंगे। ये प्लेटफॉर्म युवा फिल्मकारों को एक सुनहरा मौका प्रदान करता है। क्रिएटिव्स माइंड ऑफ टुमारो का ये दूसरा संस्करण है। क्रिएटिव माइंड्स जो आज तो चुने गए हैं इस प्रोग्राम के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, लेकिन एक बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं, वो रुकने वाले नहीं है, वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले। मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सूचना प्रसारण मंत्री ने फिल्म बाजार का भी उद्घाटन किया। ये बाजार हर वर्ष दक्षिण एशिया के 200 से अधिक फिल्म पटकथाओं, परियोजनाओं और फिल्मों को एक मंच देता है। दुनिया में शायद ही इतना सुंदर फिल्म बाजार कहीं और होता होगा। बहुत सुंदर लोकेशन है, समुद्र के किनारे है, बड़े बड़े कंट्रीज ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया है, राज्यों की सरकारों ने पार्टिसिपेट किया है। और अच्छी बात यह है कि एक भीड़ तो है ही, भीड़ में एक जोश भी है, उमंग है देखने के लिए कि हमारे भारत में इतना शानदार फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने फिल्म टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर विशेष रूप से आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान एक शो भी प्रदर्शित किया गया जो स्वतंत्रता संग्राम और उस समय के सेनानियों पर आधारित रहा। फतेहपुर की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने नीति आयोग से प्राप्त अतिरिक्त सहायता राशि से बने पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद फतेहपुर आकांक्षी जनपद होने के नाते विकास के पथ पर अग्रसर है। इसी क्रम में नीति आयोग ने प्रदत्त अतिरिक्त सहायता राशि के द्वारा 49.86 लाख रुपए की लागत से इस आधुनिक पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है। साथ ही बच्चों को डिजिटलीकरण से जोड़ते हुए उन्होंने अपनी सांसद विकास क्षेत्र निधि से इस पुस्तकालय में 10 कंप्यूटर लगवाने की बात कही, जिसके माध्यम से बच्चे बेहतर ढंग से आधुनिकता के साथ अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और जनपद का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इन प्रयासों से जनपद फतेहपुर बहुत ही जल्द आकांक्षी जनपद से महत्वाकांक्षी जनपद बन सकेगा। दो 2019 के बाद जो हमने 19 तक काम शुरू किए थे, आज वो फतेहपुर में भवन के रूप में खड़े हो रहे हैं। ये क्योंकि पर्सनल डिस्ट्रिक्ट था और हमारा जनपद विकास दर में उत्तर प्रदेश में आज पहले स्थान पर प्राप्त हो चुका है और देश के अंदर 5वां स्थान। ये एक भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि उन जनपदों को भी आगे लाया जाए जो पिछड़े हुए जनपद हैं। ऐसा होना भी चाहिए सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण इलाके से बच्चे आते हैं जिनको इस तरह की सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती हैं और न ही ऐसा माहौल मिल पाता है कि वो पढ़ाई कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छा माहौल हमें मिल रहा है और काफ़ी टीचरों का जो यहाँ पे है वो काफ़ी सहयोग भी करते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल देते हैं। इंडोनेशिया में भूकंप से 162 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई। कई क्षेत्रों में अस्थायी घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। लोग इमारतों में फंसे हुए हैं। 13,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। आशंका जताई गई है कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि घटनास्थल पर बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं।
उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में सर्द हवाएं चलने और बर्फबारी के चलते उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड अपने तेवर तीखे करने लगी है। सवेरे और शाम कोहरा और ठंडी हवाओं से जनजीवन पर असर पड़ रहा है और सड़कें सूनी दिखने लगी हैं। लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लखनऊ में मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम के शुष्क रहने और सुबह और शाम कुछ स्थानों पर कोहरा पड़ने का अनुमान भी जताया गया है। बचपन को जिंदा रखना है, इसी स्लोगन के साथ वाराणसी में शुरुआत की गई है खिलौना लाइब्रेरी की। बचपन का ख्याल कैसे रखा जाएगा प्राथमिक स्कूलों में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अभाव हर किसी को कुछ न कुछ सीख देती है। अगर आप कुछ करने का मादा रखते हैं तो आपको अच्छी सीख देकर जाएगी। ऐसी ही सीख मिली प्रवीर चंद्र को, जो अपने बच्चे को खिलौने नहीं दे पाए तो इन नौनिहालों के लिए उन्होंने खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत की। बच्चे के लिए खिलौना बनता है और वो खेल नहीं पाते हैं क्योंकि पैसे का अभाव होता है, तो वो खिलौने से खेल भी सके, वो केवल लालच के न रह सके, और दूसरे जो है इस बहाने वो स्कूल आ सके, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फीस नहीं होती है तो वो स्कूल आने का आकर्षण नहीं होता है। शनिवार को तादाद स्कूल में ज़्यादा होती है क्योंकि खेल होता है। अब ये खिलौने का आकर्षण, इनकी चहक देखिए, खुश है, उत्साहित है। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इनको काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद देने इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित पुजारी ने भी बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में इस खिलौना लाइब्रेरी को सहायक बताया और सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा मिलेगा ऐसी उम्मीद जताई। इसलिए आते हैं ज्यादा संख्या में क्योंकि खेल कूद का आयोजन होता है। तो अब जब खिलौना उनके लिए नित्य यहाँ पर प्राप्त होगा तो मैं समझता हूँ कि वह शिक्षा की तरफ भी उन्मुख होंगे, वह पढ़ेंगे लिखेंगे भी और उनका बचपन भी जिंदा रहे। समाज के लोगों से इस तरह की उम्मीद से प्राथमिक शिक्षा विभाग भी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, साथ ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में खिलौना लाइब्रेरी सहायक सिद्ध होगी और आंगनवाड़ी में भी लोगों की मदद से खिलौना लाइब्रेरी शुरू की जा सकेगी। जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारे विद्यालयों में हैं, उनसे हम लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के जो हमारे बच्चे रहते हैं, उन बच्चों का थोड़ा उपस्थिति कम रहती है, तो इन खिलौनों के माध्यम से उनको आकर्षित करेंगे। और साथ में इसमें बहुत से गेम्स ऐसे हैं, बहुत से खेल ऐसे हैं जिससे उनकी तार्किक क्षमता का भी विकास होता है। समाज की इस तरह के प्रयास से छोटे बच्चों की शिक्षा में निखार आएगा, साथ ही संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। निजी स्कूलों में ही प्री प्राइमरी यानी नर्सरी और केजी कक्षाओं की पढ़ाई होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में 3, 4 और 5 साल के बच्चों के लिए बाल वाटिका की शुरुआत हो गई है। सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से CBSE से संबद्ध सभी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करने की घोषणा की है। खेलते कूदते और गानों की धुन पर नाचते गाते ये बच्चे हैं नई दिल्ली के रोहिणी स्थित केंद्रीय विद्यालय के। यहाँ पर 3 से 5 साल के बच्चों की कक्षाएं लगी हैं। ये बच्चे हैं बाल वाटिका 1, 2 और 3 के। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की है। मकसद है खेलकूद और अन्य रोचक क्रियाकलापों के जरिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना।
We are not focusing on the textbooks. We are more focusing on this social environment, what they are learning from the environment. That is more important for them. So we are not focusing on the reading, writing. जो पहले बच्चा करता था कि लिखना पढ़ना, that is not important for us. The more important is that we should make them a good human being, so that they should get inculcate good moral values from us. हमें अगर जो भी पढ़ाना है वो हम स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहे हैं और राइम के थ्रू पढ़ा रहे हैं, एंड प्ले वे एक्टिविटी एंड मॉन्टेसरी अपरेटस का भी यूज हम कर रहे हैं इसके अंदर, एंड गेम्स वगैरह जो भी हमें पढ़ाना है वो स्टोरी से एंड राइम से ही पढ़ाना है, बिकॉज जो बच्चे का माइंड है वो अपनी दुनिया में होता है, हमें उनकी दुनिया में जाकर उन्हें पढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत नर्सरी और केजी कक्षाओं की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। हम इन पर बोझ नहीं डाल रहे हैं, इनको बच्चों को ये महसूस कराते हैं कि ये आपके घर जैसा माहौल है, यहाँ बच्चे खेलते कूदते हुए उनको पढ़ाया जा रहा है, और जितनी चीज़ें उनको सिखाई जानी चाहिए, मैनर्स हैं, कटसी हैं, बोलने के तरीके हैं, बैठने उठने का ढंग है, ये सारी चीज़ें हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, और उनके एक बच्चे अच्छे से ग्रो कर सके, उनका एक स्मार्ट जो किड्स होते हैं उनको बनाने में हमारा ये श्रेय जाएगा। बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाने का तरीका सरकार की उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम के मसौदे पर आधारित है, जिसमें स्कूल बैग और किताबें शामिल नहीं हैं। NCERT बाल वाटिका कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। एज मदर टीचर विद अफेक्शन वी टेक केयर ऑफ देम, और उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हाइजीनिक हैं, बहुत सारे पोलाइट वर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों को स्टोरीज के थ्रू, सम गेम्स वी हैव कि बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे लाना है, बिकॉज छोटा बच्चा है उसको डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं पता होता, बट उनकी जो एक लिसनिंग पावर है, जो स्किल्स होती हैं हमारी स्पीकिंग लिसनिंग की स्किल्स, वो हम डेवलप करते हैं विद गेम्स। बेसिकली हमें बच्चों को पूरी तरह इन्वॉल्व रखना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो खुद उनके थ्रू गो थ्रू हो चुके हैं, इस वजह से उनको मतलब हमें इन्वॉल्व करके पढ़ाना है। जो भी एक्टिविटी हम कराते हैं उनके साथ वो हैबिचुअल हो जाएं, आगे वाली जैसे अपनी डे टू डे लाइफ है उनकी, उसमें वो सरवाइव कर सकें। ऐसा माना जाता है कि बच्चों का 85% से अधिक दिमागी विकास 6 साल तक की उम्र में ही हो जाता है। ऐसे में बाल वाटिका की शुरुआत बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आजमगढ़ जिले के सुखदेव पहलवान क्षेत्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह 2022-23 का आयोजन हुआ। इस समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा मार्च पास्ट की सलामी जिलाधिकारी को दी गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल का भी महत्व है, इसलिए खेल को खेल की भावना से ही खेला जाए। कार्यक्रम के संयोजक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 23 शिक्षा क्षेत्रों के बच्चे शामिल हुए। इस खेल प्रतियोगिता में कुल 19 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें श्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद परिसर का साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के धर्मार्थ विभाग के प्रमुख सचिव और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर की पीठ ने पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कहा कि वो शिवलिंग की जांच कर ये बताए कि उसकी उम्र कितनी है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से यह भी पूछा कि क्या बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग की जांच की जा सकती है। इससे पहले अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी यथास्थित आदेश को देखते हुए साइंटिफिक सर्वे कराने की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद ये पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। आज हमारी कार्बन डेटिंग को लेके लोअर कोर्ट ने जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी उसके अगेंस्ट में हमने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की है। उस पर आज सुनवाई में माननीय जे मुनीर
साहब की कोर्ट में आज हमारा मुकदमा लगा था, जहां पे माननीय न्यायमूर्ति ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1 हफ्ते का समय दिया है कि आप ये न्यायालय को बताएं अगली तारीख में एक एफिडेविट के माध्यम से कि कार्बन डेटिंग से उस शिवलिंग को क्या कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं, और अगर पहुंच सकता है तो और कोई नई तकनीक है जिससे कि उसकी एज का पता लगाया जा सके। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम आज नेपियर के मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी, तो उसकी नजर सीरीज पर कब्जा करने की होगी। 3 मैचों की सीरीज में भारत दूसरा T20 मैच जीतकर 1-0 से आगे है, जबकि पहला T20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला मंगलवार को नेपियर के मैदान पर खेला जाएगा। दूसरे T20 में हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया अभी सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ओवल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 65 रन के बड़े अंतर से हराया था। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने शानदार खेल दिखाते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव ने आतिशी पारी खेलते हुए अपने करियर का दूसरा T20 शतक लगाने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने इस मैच में 111 रन की आतिशी पारी खेली। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए थे। टीम इंडिया को तीसरे T20 मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है। हालांकि ऋषभ पंत का खराब प्रदर्शन टीम के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। गेंदबाजी में भी टीम इंडिया ने दूसरे T20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम को सफलताएं दिला रहे हैं। वहीं अनुभवी भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। स्पिन में युजवेंद्र चहल ने दूसरे T20 में 2 विकेट लेकर शानदार वापसी की है। वहीं ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने सिर्फ 10 रन देकर 4 विकेट लेकर कप्तान पांड्या को एक विकल्प दिया है। वाराणसी में गौरैया बचाओ अभियान के तहत एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया, जिसका विषय था आम जनमानस की गौरैया संरक्षण में भूमिका। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने गौरैया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके संरक्षण की बात की। मीडिया से बात करते हुए भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गौरैया संरक्षण के साथ ही साथ कई अन्य विषयों पर भी प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की हमारे ये पूरी दृष्टि है कि समाज में इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे, उसमें तमाम काम हो रहे हैं। सिर्फ गौरैया संरक्षण तो एक विषय है, ऐसे तमाम विषयों पर कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और आज उसी का परिणाम है कि आपको बहुत से विषय में परिवर्तन दिख रहा है। अभी तक हम लोग वाराणसी तक सीमित थे, इस जिलों में चंदौली तक थे। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 45 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 71,000 युवा आवेदकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त लोगों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम की भी हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में गुजरात के पोरबंदर और खेड़ा में किया चुनाव प्रचार। कहा, भाजपा के सुशासन और विकास के प्रति जन विश्वास के चलते पार्टी की जीत है सुनिश्चित। काशी तमिल संगमम के दक्षिण भारतीय प्रतिभागियों का अयोध्या पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। प्रतिभागियों ने कहा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को समागम से मिलेगी मजबूती। और इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से 162 लोगों की हुई मृत्यु, 13,000 से अधिक लोग हुए विस्थापित। इमारतों के मलबे में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के प्रयास है जारी। और उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में सर्द हवाएं चलने और बर्फबारी के चलते प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड ने अपने तेवर किए तीखे। सवेरे और शाम कोहरा और ठंडी हवाओं से जनजीवन हुआ प्रभावित। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। दूरदर्शन देखने के लिए आप सबके प्रति आभार। नमस्कार।